नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का एक नया प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए और नेवी डबल और SR के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला वर्ड है एक्सोनरेट, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें आप यहाँ देख सकते हो, हमें चाहिए एंटोनिम्स। चूज द एंटोनिम्स वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव, ठीक है। तो हमारा जो पहला वर्ड है एक्सोनरेट, इसका हमें क्या चाहिए, एंटोनिम्स अर्थात विपरीत अर्थ वाला। तो एक्सोनरेट का अगर आपको हिंदी मालूम है तो आप उसकी एंटोनिम्स निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हो। देखिए एक्सोनरेट की हिंदी क्या होती है। एक्सोनरेट की हिंदी होती है दोष मुक्त करना, अर्थात किसी के ऊपर दोषारोपण लगाया गया हो और जज द्वारा उसके ऊपर से दोष हटाया जा रहा हो तो एक्सोनरेट वहाँ पे इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो चार ऑप्शन है उनके बारे में बात करें। हमारा ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, मनाही करना, अर्थात किसी को रद्द करना रिजेक्ट के रूप में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिम्मा लेना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिम्मा लेना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना या मानना। एंड ऑप्शन डी की बात करें, एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना। तो देखिए एक्सोनरेट का मतलब मैंने क्या बताया था, दोष मुक्त करना, और एक्यूज का मतलब मैंने क्या बताया कि दोष लगाना। तो हमारा एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीत अर्थ वाला एक एक्सक्यूज ना आ रहा है तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर एक्सक्यूज के रूप में इसका एंटोनिम्स, एक्सोनरेट का एंटोनिम्स यहाँ पर एक्यूज के रूप में सही होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका भी हमें एंटोनिम्स याद करना। तो एक्यूट, एक्यूट का मतलब आपको अगर पता है तो आप इसकी भी एंटोनिम्स निकाल सकते हो। तो देखिए एक्यूट का मतलब होता है तेज़ धार वाला या तेज़ तर्रार, ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी। चलिए चार ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है शार्प, ऑप्शन बी है क्रिटिकल, एंड ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन सी है डल, एंड ऑप्शन डी है सेंसिटिव। अगर इनकी हिंदी मालूम कर लें। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आप जो वर्ड पूछा है अगर उसकी हिंदी निकाल लो और उसी हिंदी में ही उसकी विपरीत अर्थ निकालो, उसके बाद आप सोचो कि इंग्लिश में उसका क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो। तो एक्यूट का मैंने क्या बताया, तेज़ बताया था, तेज़ धार या तेज़ धार वाला। शार्प देखिए हमारा ऑप्शन है, शार्प का मतलब तेज़, तो ये तो हमारा सैनोनिम्स हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स होगा नहीं तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। और ऑप्शन बी क्रिटिकल पे आता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, नाजुक की स्थिति, और एक्यूट का मतलब तेज़ धार, तो ये तो कोई मैच ही नहीं करा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी डल होता है। डल का मतलब सुस्त होता है और एक्यूट का मतलब तेज़ होता है, तो हमारा एंटोनिम्स के रूप में यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। चलिए हिंदी बता देते हैं इसकी। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है। मतलब जो वर्ड आपका दिया हुआ है उसका आपको प्लूरल यानी कि बहुवचन निकालना है। तो देखिए बेसिस दिया हुआ है हमारा, ठीक है। देखिए आसान तो पूछेगा नहीं एयरफोर्स में, क्योंकि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट गए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्स का ऑक्शन आप जानते हो, गो का गोज जानते हो, ठीक है। बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर्स, तो ये सब तो पूछेगा नहीं। वो कुछ हट के पूछेगा जिससे लड़के फंसे और वही सिलेक्ट हो पाए जो इस चीज़ को वास्तव में जानते हैं। तो बेसिस का मतलब क्या है, बेसिस का मतलब आधार होता है, ठीक है। तो हमारा इसका प्लूरल क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए बेसिस, BACS। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा, बेसिस प्लूरल के रूप में, ठीक है। प्लूरल के रूप में हमारे बेसिस ऑप्शन ए सही होगा। बेसिस्ड कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि ईडी जोड़कर कभी प्लूरल बनता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी बेसिस, ये तो क्वेश्चन ही है, बेसिस और बेसिस दोनों देखिए सेम है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा और बेसियर ये तो एडजेक्टिव में आता है भाई। जैसे गुड हो गया, तो गुड क्या क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री में बेटर होता है, ER जोड़कर उसको कॉम्परेटिव बनाया जाता है। और यहाँ पर ER जोड़कर कभी प्लूरल बनता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन है, तो बेसिस हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल दिया हुआ है ऑप्शन में, ए दिया हुआ है द, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है ए, तो और डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हमारे इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स गो अप फिल इन द ब्लैंक्स और स्टेयर के बाद प्रयोग करेंगे। देखिए स्टेयर्स का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि बहुवचन में सीढ़ियाँ, ठीक है। और ए और एन का प्रयोग हम कब करेंगे, या तो भावेल हो या तो सिंगुलर में हो, तो अब ए और एन का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर ए और एन का तो काम ही तमाम होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल में है। बचा हमारा द, तो हमारा द ही होगा, क्योंकि गो अप द स्टेयर। गो अप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रूप में दोस्तों प्रयोग हुआ है, और फ्रेजल वर्ब इसके गो अप का मतलब होता है चढ़ना। गो अप द स्टेयर, सीढ़ी पर चढ़ो, ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ो। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर द के रूप में सही होगा, ना कि कोई दूसरा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेजेस टू
फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस दिया हुआ है टू फिश इन ट्रबल वाटर, और इसका हमें मीनिंग वाला मिलता जुलता जो मीनिंग वाला होगा वही इसमें से 4 ऑप्शन में से निकालना है, ठीक है। देखिए पहले टू फिश इन ट्रबल वाटर के बारे में बात कर ले। इसका मतलब अगर हम अर्थ निकालें, जैसे क्या होता है कि आप हिंदी में देखो, आम के आम गुठलियों के दाम होता है, तो इसका मतलब थोड़ा कि आम बेच रहे हो तो गुठलियों के दाम भी ले लिए, नहीं, उसके अर्थ को समझिए, उसके तात्पर्यता को समझिए, को कहना क्या चाहता है। हिंदी में जैसे आप समझते हो कि आम के आम दो गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या हो गया, दोहरा लाभ आप अर्थ निकालते हो ना, उसी तरह से टू फिश इन ट्रबल वाटर का भी हमें अर्थ निकालना है, और अर्थ निकाल कर हमें उसका ऑप्शन में ट्रिक करना है कि क्या मतलब होगा। तो देखिए टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होगा कि पानी जो है खतरे के निशान पे है, फिर भी आप जाके उसमें मछली मार रहे हो। इसका तात्पर्यता क्या है, मतलब खुद को आप रिस्क में डाल रहे हो। और कोई व्यक्ति अगर खुद को रिस्क में डाल रहा है तो कब डालेगा, जब वो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहा हो, यानी प्रॉफिट वाली बात यहाँ पे आएगी। अर्थात इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज और प्रॉफिट, यानी बिना प्रॉफिट का तो कोई क्या भाई, समुद्र में सुनामी आया हुआ है और जाके आप मछलियाँ पकड़ रहे हो, तो ये तो खतरे वाली बात हुई ना। लेकिन आप खतरा मोल ले रहे हो तो किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी देखिए, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि कितनी भी कौतूहल मची हो उसमें से आप लाभ बनाना जानते हो, तो उसके लिए टू फिश इन ट्रबल वाटर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर टू फिश इन ट्रबल वाटर के लिए टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस के रूप में ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, माने कि डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करके ऑप्शन को ट्रिक करना है, ठीक है। तो सी सेड टू हिम दिया हुआ है, उसके बाद कामा है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, और वाई डोंट यू गो टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया है। देखिए ये जो कामा से पहले है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो कह रहा है या जो कर रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो उसके द्वारा कहा गया है उसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कामा के अंदर हमेशा होता है, ये पहचानने की मतलब एक तरीका है। चलिए हम चेंज करेंगे इसको, तो किस तरह से चेंज करेंगे कि सी सेड टू हिम दिया हुआ है। देखिए सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो बीच में जो है टू का प्रयोग किया हुआ है, इस टू को हम हटा देंगे, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है, सामने जब तक पूरा सेंटेंस पढ़ोगे नहीं तब तक आप अर्थ निकाल नहीं पाओगे। तो वाई से सेंटेंस की शुरुआत किया हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत किया हुआ है, तो हम इसके लिए कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन के रूप में हम वाई का प्रयोग, ना कि इफ़ या वेदर का। इफ़ या वेदर का हम कब प्रयोग करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई हो, जैसे कि डज ही गो टू स्कूल होता है ना, तो डज से सेंटेंस की शुरुआत हुई तो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर, और वो इंट्रोगेटिव वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई है वाई से, तो हमें कंजक्शन के रूप में वाई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए सेकंड पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को देखकर हम यहाँ पर यू को चेंज करेंगे, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं, तो इसको जाहिर सी बात है कि हम ही में ले जाएंगे। उसके बाद आगे वाले को देखते हैं, टूडे को हम डेट डे में, जब इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टुडे को डेट डे में चेंज करेंगे। ये सभी गुण अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ है तो वही इस ऑप्शन में सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ही सैड टू हिम दिया हुआ है, तो सैड और क्वेश्चन वर्ड में है, तो सैड को सैड में ना छोड़ रख कर आस्क्ड में ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ऐसा ही गलत हो गया, क्योंकि ही सैड दिया हुआ है, यहाँ पे आस्क्ड होता तो कुछ सोचते। तो हमारा ऑप्शन का एक ऐसा ही हट गया अपने ऑप्शन से। ऑप्शन बी पे आते हैं। देखिए सी आस्क्ड तो दिया है और टू भी हटाया है और हिम का प्रयोग भी किया हुआ है, लेकिन देखिए मैंने क्या बताया था, वाई के लिए, वाई से जब WH से जब सेंटेंस की शुरुआत हुई हो तो कंजक्शन के रूप में वाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हिम के बाद इफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी क्या हुआ, समाप्त। ये हमारे ऑप्शन से हट गए। ऑप्शन सी पे आते हैं। देखिए सी को सी में रखा है, सैड को आस्क में चेंज किया है, हिम को हिम में भी चेंज किया है, और कंजक्शन के रूप में वाई का भी प्रयोग किया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैंने क्या बताया था, टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में, लेकिन यहाँ पर टुडे को टुडे में ही रख दिया है गो के बाद। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद टिक लगाना। सी आस्क्ड हिम सही है यहाँ तक, वाई भी कंजक्शन के रूप में सही है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिम को ही में चेंज किया है। और देखिए प्रेजेंट इनफिनिट में तो पास्ट इनफिनिट में डी लगाया ही है, तो ये भी यहाँ तक तो सही है। और देखिए टुडे को किस में चेंज किया है, डेट डे में, तो हमारा ऑप्शन यही पूर्ण रूप से करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए तो ये आपने स्पीच पढ़ लिया।
नरेशन है, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। जो सैनोनिम, क्या कहा है, सैनोनिम। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो वर्ड है उसका आपको समानार्थी शब्द निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडमोनिस। देखिए एडमोनिस का मतलब क्या होता है, डांटना होता है, डांटना या डराना होता है, ठीक है, एडमोनिस का मतलब। तो अगर इसकी हिंदी मालूम हो गई तो आप इसके सैनोनिम्स निकाल सकते हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ड इन चारों में से होना चाहिए जिसका अर्थ डराना या धमकी देना होता है या डांटना होता हो, तो आप सैनोनिम्स निकाल लोगे। यही इसकी ट्रिक होती है। तो चलिए ऑप्शन ए की बात करें, थ्रीटन, ऑप्शन बी है प्रेज, ऑप्शन सी है अपीयर एंड ऑप्शन डी है सपोर्ट। तो देखिए हिंदी की बात करें तो थ्रीटन का मतलब होता है, धमकी देना या डराना, और एडमोनिस का मतलब क्या होता है, धमकी देना, डराना या डांटना। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर थ्रीटन के रूप में सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन, प्रेज का मतलब आपको पता ही है, अपील का मतलब पता होगा, सपोर्ट का मतलब तो होता है सहारा देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कंडेंस। देखिए कंडेंस का मतलब क्या होता है, छोटा करना या संक्षिप्त करना, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये मिसप्रिंट कर दिया है। तो चलिए मैं इसकी एक अलग से मैं बताऊंगा कि क्या होता है कंडेंस का। देखिए कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है छोटा संक्षिप्त करना। देखिए ऑप्शन है लेंथन, लेंथन का मतलब होता है लंबा करना। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना या विस्तार करना। ऑप्शन सी की बात करें डिस्टर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विवरण या फैलाना। अरे इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना। तो चारों का मतलब कोई इसका मीनिंग इसके कंडेंस के अर्थ में संक्षिप्त करना, छोटे करने के अर्थ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं इसका एक अलग बताता हूँ, होता है एब्राइड, ABRIDGE, एब्राइड होता है, ठीक है, छोटा करने का अर्थ में। तो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ऑब्लिक है, उसके बाद थिंग, विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें पूरे सेंटेंस के लिए प्रयोग करना है। कहाँ से कहाँ तक सेंटेंस है, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ठीक है, यहीं तक हमारा सेंटेंस है। विल बी का प्रयोग होगा के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, तो विल बी कोई सेंटेंस नहीं है, वो ग्रामेटिकली है। तो इसकी अगर हम हिंदी की बात करें कि, तो इसकी हिंदी होगी कि वह जो हमेशा किसी वस्तु की या अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को सकारात्मकता से ही देखता हो, अर्थात उसके अंदर एक आशा नाम की चीज़ हो, हर चीज़ को वो मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, नेगेटिव सोचता ही ना हो, उसके लिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में क्या प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन है थीस्ट, ऑप्शन बी है पेसिमिस्ट, ऑप्शन सी है ऑप्टिमिस्ट एंड ऑप्शन डी है ओपेक, ठीक है। देखिए थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, अर्थात जिसको भगवान में भरोसा हो। और उसके बाद ऑप्शन बी पे आते हैं पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावाद। ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और यही हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। मैंने पहले ही बताया था कि वह जो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि आशा को लेकर चलता हो, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्ट सही होगा। डी के बारे में बता दूँ, डी का मतलब ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अपारदर्शी होता है। जैसे आप किसी चीज़ के सामने खड़े हो और इस तरफ से खड़े और उस तरफ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, शीशा होगा, गाड़ी का शीशा देख सकते हो, बस वगैरह में जो लगा होता है उसको ओपेक का प्रयोग करते हैं उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही प्रयोग करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, अर्थात किसी चीज़ के लिए आपने, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था उस पोस्ट के लिए आप सफल नहीं हुए हैं, चयन न हुए हुए, तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे। देखिए हमारा ए ऑप्शन है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य, मतलब योग्य, आपके अंदर योग्यता है उस पोस्ट को चुनने के लिए। लेकिन यहाँ तो नॉट टू क्वालिफाइड का अर्थ होगा, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड का मतलब होता है अयोग्य ठहराना, मतलब किसी द्वारा उस चीज़ पर अपना मत देना, उसके लिए डिसक्वालीफाई का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा तो हमको तो सिर्फ अयोग्य चाहिए, अयोग्य ठहराने के अर्थ में नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी है इन एलिजिबल। देखिए इन एलिजिबल का मतलब क्या होता है, अयोग्य, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में सही होगा। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी का मतलब होता है कैपेबल, का मतलब होता है योग्य, योग्य, तो ये भी क्वालिफाइड का सैनोनिम्स हुआ, ठीक है, यानी कि क्वालिफाइड और कैपेबल दोनों एक दूसरे के वो हैं सैनोनिम्स। डिसक्वालीफाइड तो ये वर्ब हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं, तत्परता बैठता नहीं है। हालांकि ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब इनएलिजिबल दिया हुआ है तो हम इनएलिजिबल का प्रयोग, स्पेशल वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये आज का 10 क्वेश्चन था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।